स्टूडेंट, आपका स्वागत है MDR क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के सामने ज्योग्राफी सब्जेक्ट लाया हूँ और मैं इसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ज्योग्राफी सब्जेक्ट अपने आप में एक व्यापक क्षेत्र माना जाता है, यानी एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट माना जाता है, जिसे कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही आसान होता है यदि आप समझ गए हो तो वही मैं ज्योग्राफी को आज समझाने वाला हूँ। और आर्ट्स लेके लोग बोलते हैं कि ज्योग्राफी बड़ी हार्ड सब्जेक्ट होता है, इसलिए मैं आज आप लोगों के सामने ज्योग्राफी सब्जेक्ट लाया हूँ। और ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर मैं आपके सामने आज डिस्कशन करूँगा, जिसमें फर्स्ट चैप्टर का नाम है, आप देख रहे होंगे, जनसंख्या। आज हम लोग इस जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे, आखिर जनसंख्या क्या होती है, पॉपुलेशन। तो बच्चों, किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को आप जनसंख्या कह सकते हो। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कितनी आबादी थी, तो आप कहिएगा कि 121 करोड़ आबादी थी। 121 करोड़ आबादी, तो 121 करोड़ 2011 में थे, लेकिन परंतु अभी के दौर में देखा जाए तो भारत की आबादी लगभग 140 करोड़ प्लस पे क्रॉस कर चुका है। तो आज हम लोग जनसंख्या की दृष्टि से पूरा विश्व में नंबर 1 पर आ चुके हैं, जो कि चाइना भी हम लोग से पीछे चल गया है। हम लोग इस पॉपुलेशन ग्रोथ से चल रहे हैं। आइए मैं इसके विश्लेषण अपने नोट्स के माध्यम से करता हूँ, वो भी डिजाइनदार नोट्स से। तो डिजाइनदार नोट्स में सबसे पहला टॉपिक हम लोग का जनसंख्या है। आखिर जनसंख्या क्या होती है? तो किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कुल संख्या को जनसंख्या कहते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कितनी आबादी थी भारत में? 121 करोड़ आबादी थी। वहीं जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान यहाँ पर था, ना कि है। अभी क्या है? अभी पहला स्थान है भारत की, ठीक है, वर्तमान में देखा जाए तो। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? तो चीन है। वो पहले था, लेकिन अभी के वर्तमान में क्या होगा? वो भारत हो जाएगी, है ना। यदि आपसे 2011 की डाटा पूछे तो आप चीन कह सकते हो, लेकिन वर्तमान डाटा पूछे तो आप भारत कह सकते हो। आगे चलते हैं। विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन है? तो वेटिकन सिटी, ये सही है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश। आप जानते होंगे भारत का एक ऐसा राज्य उत्तर प्रदेश, जो क्षेत्रफल से बड़ा तो है, लेकिन जनसंख्या के मामले से वो बड़ा है। आइए चलते हैं अगला। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? वो सिक्किम है। आपको पता होगा कि कहीं अधिक जनसंख्या तो कहीं कम जनसंख्या, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तो सिंपल कारण है, जहां आपको बेसिक नीड्स आसानी से मिल जाती हो, जहां आप रोज़गार आसानी से पा जाते हो, जहां आपकी हॉस्पिटलाइज, जहां आपकी एजुकेशन बढ़िया से हो जाता हो, आप वहाँ रहना पसंद करोगे। तो उसी के तौर में आप उत्तर प्रदेश को देखते हो, वहाँ पर भूमि समतल है, जिसमें घर बनाना आसान हो जाती है, आपदा कम आती है और हर चीज़ वहाँ मौजूद है एक मानव जीवन के लिए, बेसिक नीड्स। इसलिए लोग उत्तर प्रदेश में रहना पसंद करते हैं और वहाँ की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या से अधिक है। भारत में जो भी जनसंख्या है, अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। और सिक्किम जो है वो सबसे छोटा राज्य है, और छोटे राज्य के फलस्वरूप जनसंख्या भी वहाँ कम है। रीज़न है कि वहाँ पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाका होने के कारण वहाँ आप परिवहन व्यवस्था सही से नहीं देख पाओगे। वहाँ एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर या कुछ भी सेक्टर में देखो तो आप तो वहाँ पिछड़ा देखोगे। इस कारण से वहाँ की जनसंख्या कम है और लोग वहाँ कम रहते हैं, क्योंकि वहाँ आपदा वाली जगह है, लोग नहीं रहना पसंद करते वहाँ, इस कारण कि वहाँ जनसंख्या कम है। आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में क्या है। तो सबसे अगला टॉपिक हम लोग का है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो वो सिक्किम है। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश आपसे पूछ लिया जाए तो वो दिल्ली आती है, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि दिल्ली देश की राजधानी है और एक राजधानी में लोग रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ सरकार कई तरह का योजनाएं लाकर लोगों को बेरोज़गारी से रोज़गार में परिवर्तित करते हैं और वहाँ काम आसानी से मिल जाते हैं। इस कारण से भारत में अधिकतर लोग, चाहे उत्तर में रह रहा हो या दक्षिण या पूर्व या पश्चिम, यानी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कहीं भी रह रहा हो, वो राजधानी में रहना पसंद करते हैं, जिस कारण दिल्ली सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित बन चुका है। आगे चलते हैं आगे। सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश वो लक्षद्वीप माना जाता है, क्योंकि वहाँ एक तो वो प्रवाल द्वीपों से बनी है और दूसरी बात है वहाँ कम लोग रह रहा है, क्योंकि वो भारत का भूमि से थोड़ा दूर पड़ता है। वहाँ जनजाति आपको अधिक मिलेगी और कम ही जनसंख्या वहाँ मिलेगा। तो ये है आपका जनसंख्या का टॉपिक। आइए चलते हैं हम लोग अगला टॉपिक में, वो है जनगणना क्या है। आइए जनगणना, सॉरी दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? जनगणना। तो
जनगणना में हम लोग को पहला टॉपिक है, एक निश्चित समयांतराल पर किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या की गिनती को जनगणना कहते हैं। यानी कुछ ही समय का आप अंतराल ले लीजिए, उसमें देखिए कि कितना लोग का बढ़ोतरी होगा, क्या ग्रोथ रेट यहाँ बढ़ने की है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जनगणना। यानी जन मतलब व्यक्ति और गणना मतलब संख्या, कि आप गिनिए, है ना। तो व्यक्तियों की गिनना ही तो जनगणना है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, तो वो 1872 में हुई थी, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है ना। ये आपसे पूछा जाएगा भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी, तो वो 1881 में हुई थी। और आपको पता होगा 1881 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड रिपन था, जिसके काल में ये हो चुका है। आइए हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक बड़ा मज़ेदार टॉपिक है, जिनका नाम जनसंख्या घनत्व है। आइए इनके बारे में जानते हैं। तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। आपने सही सुना कि देखा जाता है कि कहीं पर क्षेत्रफल ज़्यादा हो और जनसंख्या वहाँ का कम है, तो वहाँ आप कहेंगे जनसंख्या घनत्व वहाँ की कम है। लेकिन कहीं कहीं देखते होंगे दोस्तों कि क्षेत्रफल बहुत सारे हैं, यानी ज़मीनें उसके पर बहुत सारे और लोग वहाँ पर कम रह रहे हैं। एग्जाम्पल अगर हम विश्व के तौर पर देखें तो रूस के पास क्षेत्रफल की कमी नहीं है, ज़मीनें की कमी नहीं है, जबकि वहाँ जनसंख्या कम है। तो हम कह सकते हैं रूस कम जनसंख्या घनत्व वाला देश है। वहीं हम भारत में देखते हैं तो मैं भारत को बहुत बड़ा क्षेत्रफल वाला भी नहीं कह सकता, क्योंकि ये 7 नंबर पर आता है। तो उतना सा क्षेत्रफल में आप 140 करोड़ प्लस आबादी रह रहा है, यानी भारत की जनसंख्या घनत्व काफ़ी अधिक मानी जाती है इस तौर पर। तो जनसंख्या घनत्व आप मैटर करता है कि कितना सा एरिया में कितना लोग रह रहा है ना। जैसे ये एरिया मान लेते हैं 2 मीटर स्क्वायर है, 4 किलोमीटर स्क्वायर मान लेते हैं, तो इतना सा स्क्वायर मान लीजिए 4 व्यक्ति रह रहे हैं। और ये भी क्या है, ये मान लीजिए 8 किलोमीटर स्क्वायर है, इसमें व्यक्ति जो रह रहा है ना वो 4 है, यहाँ भी 4 रह रहा है। तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व कम होगी और यहाँ का जनसंख्या घनत्व अधिक होगी, जैसा कि आप देख रहे होंगे। आइए चलते हैं, कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल का अनुपात ही को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ये दूसरी परिभाषा आप कह सकते हो, जो मैंने अभी समझाया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट में क्या है। तो नेक्स्ट में छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव है जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे पहला ऑब्जेक्टिव है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, 1951 में भारत का जनसंख्या घनत्व 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। या जी आपने सही सुना, 117 कब के अनुसार, 1951 के अनुसार। और वहीं जब आते हैं भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, तो अपना बिहार है। जिस बिहार में आप रह रहे हो वहाँ की आबादी आपको पता होगा जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे अधिक आती है, जो लगभग 1102 है। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व कौन से राज्य कहा जाते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में लगभग देखा जाए तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है जी। अगला, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो मैंने बताया दिल्ली है, लगभग 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इतना जनसंख्या घनत्व वहाँ पर है, इतना भीड़ है वहाँ दिल्ली में। अगला, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो वो अंडमान निकोबार है। तो क्या है दोस्तों, 1 मिनट दोस्तों, फाइल थोड़ा सा छूट गया है, मैं उसे वापस लाता हूँ। हाँ, तो मैं आपके सामने पेश कर रहा था जनसंख्या का टॉपिक, और जनसंख्या का टॉपिक ये रहा कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो वो दिल्ली है, लगभग 11,297। अगला टॉपिक, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो अंडमान और निकोबार है, लगभग 46 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। तो ये रहा जनसंख्या घनत्व का टॉपिक। आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर। क्या होगी हमारे नेक्स्ट टॉपिक, आइए। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दोस्तों कायिक घनत्व। आखिर कायिक घनत्व क्या होता है, तो कायिक घनत्व को आप इस तरह समझ सकते हो कि कायिक घनत्व क्या हो सकती है। आइए मैं उनको मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। कायिक घनत्व है ना, जैसे कुल जनसंख्या बटे निवल कृषि क्षेत्र, यानी एक कृषि क्षेत्र जो शुद्ध कृषि क्षेत्र हो उसमें कुल जनसंख्या कितना काम कर रहे हैं ना, तो वो कायिक घनत्व कहलाता है। और एक होता है कृषि घनत्व, तो कुल कृषि जनसंख्या बटे निवल कृषि क्षेत्र, यानी कुल कितना कृषि क्षेत्र है और उसमें से कितना कृषि हो पा रही है, कितनी ज़मीनें पर, तो उसका अनुपात आप ले लीजिएगा, तो वो कहलाएगा कृषि घनत्व। आगे चलते हैं,
नेक्स्ट टॉपिक पर हमारा क्या होगी, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक। जी आपने सही सुना, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो हमारा सबसे पहले कारक आता है भौगोलिक कारक। क्या आता है दोस्तों? भौगोलिक कारक। आपको बहुत ही बेहतरीन समझ में आएगा, टेंशन ना लें। पहला क्या है? भौगोलिक कारक। और दूसरा है हम लोग का आर्थिक कारक। वहीं तीसरा हम लोग आते हैं, तो तीसरा हम लोग के पास मिल जाएगा सामाजिक कारण, और चौथा हम लोग के पास मिल जाएगा राजनीतिक कारण। तो ये 4 कारण है जो कि जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। आइए मैं इन्हें एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। ये कारण क्या हो सकते हैं? जैसे भौगोलिक कारण में आप देखते होंगे, पहला जल की उपलब्धता। आपको पता होगा बच्चों कि जहाँ आप जल की उपलब्धता आसानी से पा लेते हो वहाँ लोगों की जनसंख्या अधिक रहेगी, क्योंकि जल उसका एक जीवन का एक कह सकते हैं ना, एक सेक्टर है जो पी के अपना जीवन बिताते हैं। तो जल सभी व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंस माना जाता है, इसलिए जल जहाँ भी रहेगी वहाँ व्यक्ति निवास करेगा। और दूसरा है भू आकृति। तो भू आकृति जहाँ पर समतल ज़मीनें होती है, जहाँ घर बनाना आसान हो जाती है, जहाँ आपदा कम आती है, वहाँ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं रहने के लिए। तो भू आकृति भी कहीं ना कहीं मैटर करता है। तीसरा जलवायु। आप भी देखते होंगे बच्चों कि क्लाइमेट, जलवायु को इंग्लिश में क्लाइमेट कहते हैं। तो जहाँ भी जलवायु बेहतर होती है वहाँ लोग रहना पसंद करते हैं। जैसे आज देखा जाए तो मुंबई में अधिक जनसंख्या निवास करती है। उसके पीछे रीज़न है कि मुंबई समुद्र के किनारे बसा हुआ है और वहाँ क्लाइमेट प्रत्येक वर्ष सेम क्लाइमेट होती है, वहाँ चेंज क्लाइमेट नहीं होती है। तो मुंबई की कहानी है, इस कारण से वहाँ लोग अधिक निवास करते हैं जनसंख्या के मामले में। तो ये है जलवायु यानी क्लाइमेट। चौथा आते हैं मृदा। तो मृदा यानी मिट्टी, जहाँ की मिट्टी बेहतरीन हो, कृषि उपजाऊपन हो, यानी उसमें उपजाऊपन के मामले में बेहतर हो, विकास कर रहा हो, तो वो भी निर्भर करता है कि जनसंख्या कितनी होगी उस राज्य में या उस देश में। तो ये मृदा भी कहीं ना कहीं वो सेक्टर काम कर रही होती है। तो ये 4 भौगोलिक कारण हैं जिस कारण कहीं ना कहीं लोग अधिक जनसंख्या, तो लोग कम जनसंख्या निवास कर रहे हैं, क्योंकि भारत में जनसंख्या एक समानता के माध्यम से नहीं फैली हुई है, कहीं अधिक तो कहीं कम फैली हुई है। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, वो हमारा आर्थिक कारक है। तो आर्थिक कारक क्या हो सकता है? दूसरा टॉपिक है पहला नगरीकरण, है ना। तो आप देखते होंगे कि जहाँ शहरी इलाका होता है तो वहाँ लोग रहना पसंद करते हैं, वहाँ जनसंख्या अधिक होती है। उनके पीछे रीज़न क्या हो सकता है? तो पहला रीज़न हो सकता है कि वहाँ एजुकेशन हाई होती है, यानी एजुकेशन बहुत अच्छी उपलब्ध होती है ना। और दूसरा क्या हो सकता है? तो वहाँ हॉस्पिटल वगैरह बढ़िया होती है, और हॉस्पिटल, एजुकेशन, ये सब मानव जीवन का आधारभूत संरचनाएँ हैं, है ना। और वहाँ पर रोज़गार बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, जिस कारण लोग अपना रोज़गार करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। इस कारण से नगरीकरण के माध्यम से जनसंख्या क्या होती है? अधिक हो जाती है। दूसरा आते हैं औद्योगिकरण। तो आप देखते होंगे भारत के जिस शहर में औद्योगिकरण का विकास हुआ है वह जनसंख्या भी ग्रोथ हुआ है। तो कहीं भी फैक्ट्री वगैरह जब आप लगाइएगा तो मजदूर वगैरह वहीं ना वहीं अपने घर, फैक्ट्री के बगल में ही अपने घर बनाकर रहते हैं और वहाँ निवास करते हैं, जिस कारण जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती जाती है। कि औद्योगिकरण भी कहीं ना कहीं जनसंख्या बढ़ाने में भूमिका निभा रही है। तीसरा खनिज। तो आप देख रहे हैं खनिज जहाँ भी होती है लोग वहाँ रहना पसंद करते हैं, क्योंकि मिनरल्स उसको आसानी से वहाँ मिल जाती है, सस्ते दामों में मिल जाती है। यदि वो बेरोज़गार है तो उस खनिज निकालने में वो साथ देते हैं और निकालते हैं, जिससे उसको रोज़गार भी मिल जाती है। तो ये उसका खनिज टॉपिक है। आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, सामाजिक कारण क्या हो सकते हैं। तो पहला है अशांति। देखिए बच्चों, जहाँ भी अशांति हो तो आप वहाँ रहना पसंद नहीं करोगे, इस कारण से वहाँ की जनसंख्या कम दिखाई देगी, और कम ही होती है रियल में। आप जहाँ शांति पाओगे वहाँ रहना पसंद करोगे, तो कहीं ना कहीं अशांति भी मैटर कर रहा है जनसंख्या के मामले में। दूसरा हम लोग आते हैं खराब सामाजिक वातावरण। तो जिस इलाका में खराब सामाजिक वातावरण रहता है, यानी वहाँ का सोसाइटी बढ़िया नहीं होती है, तो उस कारण से वहाँ की जनसंख्या कम होती है और लोग वहाँ से रहना पसंद नहीं करते हैं, जिस कारण वहाँ से प्रवास की समस्या देखी जाती है। आइए आगे चलते हैं धार्मिक महत्व। आप देखते होंगे जिस राज्य या देश में धार्मिक महत्व, यानी मंदिर हो या मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो या चर्च हो, यानी जो फेमस होती है, तो लोग वहाँ रहना पसंद करते हैं और अपने ईश्वर की आराधना में डूबे रहते हैं।
जिस कारण वहाँ की जनसंख्या कहीं न कहीं धार्मिक महत्व को ही बढ़ावा दे रहा है और वहाँ की जनसंख्या बढ़ रही है। तो ये आपका सामाजिक कारण हो गया। आइए चलते हैं राजनीतिक कारण। तो पहला है अस्थिर राजनीतिक स्थिति, यानी जहाँ की पॉलिटिशियन स्थिर ना हो, यानी सरकारें दिन प्रतिदिन बदलते रहता हो, यानी कोई भी सरकार अस्थायी रूप से अपने सरकार को नहीं चला पा रहे हो, तो वहाँ के लोग उनसे तंग आकर उस राज्य को छोड़ देते हैं या उस देश को छोड़ देते हैं, कहीं और निवास करते हैं। तो ये भी कारण बन सकते हैं जनसंख्या को बढ़ाने और घटाने में। दूसरा है खराब कानून व्यवस्था। जिस देश का खराब कानून व्यवस्था होती है वहाँ लोग रहना पसंद नहीं करते, वहाँ लोग अपने बच्चों को रहना पसंद नहीं करवाते। इस कारण से वहाँ लोग वहाँ से प्रवास करके कहीं और चले जाते हैं, चाहे वो कोई देश हो या कोई राज्य हो, वहाँ चले जाते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं मैटर करता है कि जनसंख्या कहाँ अधिक और कहाँ कम होगी। तो मैंने अभी तक डिस्कस किया था कि जनसंख्या प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से हो सकते हैं। अब मैं अपने टॉपिक को यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत ही पसंद आया होगा। यदि आपको ये जनसंख्या चैप्टर का मैंने जो कुछ हिस्सा आपको डिस्कस किया हूँ आपको पसंद आया है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपको बेहतरीन समझ में आया है तो अपने दोस्तों को भी बताएं और इन्हें शेयर करें। अब मैं अपनी बातों को यहीं ख़त्म करता हूँ। आप अंत तक टिके रहें, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और चलिए मैं अब अलविदा लेता हूँ आपसे। जय हिंद, जय भारत।